मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रखर श्रीवास्तव जी को। प्रखर जनमानस न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर और मानस संगम इंटरनेशनल मैगजीन के मैनेजिंग एडिटर है। हंस और आउटलुक जैसी पत्रिकाओं के लिए तो ये लिखते ही हैं। हाल ही में प्रखर जी की 2 किताबें भी प्रकाशित हुई हैं। जो इस बार की कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल की थीम है वो है इंडियन आर्ट एंड आर्टिस्ट। एक कोट भी है, अ पोएट पेंट्स विद वर्ड एंड आर्टिस्ट राइट्स विद ब्रश स्ट्रोक। मतलब एक कवि शब्दों से चित्र बनाता है तो वहीं एक कलाकार ब्रश की रेखाओं से लिखता है। इस प्रांगण में भी पेंसिल घिस रहे हैं वो कुछ बेहतरीन कलाकार, स्केच आर्टिस्ट बैठे हैं जो ब्रश की रेखाओं से कुछ लिख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आप सब युवा कवि शब्दों से यहाँ आज कैसा चित्र बनाते हैं। Deep into the night dark sky, gazing at the shining moon and stars getting dim. Harmanpreet Kaur, leading the team with pride, inspired her players with courage as their guide. Shifali, Deepthi and Jemimaya, the gems of the game, winning hearts across India, building their fame. वो शेर है कि मौसम बदला धूप खिली फिर तारे निकले, मौसम बदला धूप खिली फिर तारे निकले, रोने वाला आखिर कब तक रो सकता है। तब नर भी तो पुरुषोत्तम थे, मर्यादा की थी गरिमा, यम भी उसके निकटतम थे, यदि किसी ने लांघी सीमा। कि प्रयत्नों की बसंत बयार कभी रुकी नहीं, हर सांस में एक ही मंत्र रहा, कि हर सांस में एक ही मंत्र रहा, हार मेरी नियति नहीं, विजय मेरी गति सही। The floor is a sea of white with crumpled pages all around. Even the clock disapproves. I hear the judgment in its sound. 10वीं की वो छात्रा थी, परीक्षा में सफलता चाहती थी। शिक्षा की अपनी चाहत में शिक्षक का मार्गदर्शन लिया, लेकिन ज्ञान के छोटे बनकर ने उस ज्ञान ने दुष्कर्म किया। काश तस्वीरों की तरह डाउनलोड होती रोटियां, तो कोई इंसान नहीं मरता भूख से। अगर डाउनलोड होती दवाइयाँ तो कोई नहीं मरता बिना इलाज के। लेकिन डाउनलोड होती हैं खून से सनी हुई लाशों की तस्वीरें। पूरे सम्मान के साथ आया जब सैनिक का शव, तो अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़ का एक अलग ही नजारा था। आदाब and a very good morning to one and all present here. This is your host Ritika और ये है मेरी co-host कशिश और आप सभी का स्वागत है कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 7th एडिशन में। कल साहित्य के इस उत्सव की शुरुआत हमने जाकिर हुसैन जी की जिंदगी से प्रेरित शुमांत्रा घोषाल जी द्वारा निर्देशित फिल्म द स्पीकिंग हैंड से करी थी। और आज हम केएलएफ के दूसरे दिन का आगाज उन कविताओं से करेंगे जो कानपुर के युवाओं द्वारा लिखित है। और कविताओं के इस काफिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रखर श्रीवास्तव जी को। प्रखर जनमानस न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर और मानस संगम इंटरनेशनल मैगजीन के मैनेजिंग एडिटर है। हंस और आउटलुक जैसी पत्रिकाओं के लिए तो ये लिखते ही हैं। हाल ही में प्रखर जी की 2 किताबें भी प्रकाशित हुई हैं, पत्रकारिता के पुरखे और दास्तान शहीद आजम। तो आइए बिना किसी देरी के केएलएफ के पहले सत्र की शुरुआत करते हैं कानपुर की युवा आवाजों के साथ। आइए प्रखर। शुक्रिया कशिश और कृतिका। केएलएफ के माले के हर फूल को इतनी शानदार सलीके से हर बार पेश करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कविता के सफ़र को आगे ले जाएं। सफ़र शब्द से मुझे मेरे शहर कानपुर के ही एक प्रख्यात गीतकार रहे प्रमोद तिवारी जी की चंद पंक्तियाँ याद आती हैं। मैं उनकी शैली में तो क्या ही पढ़ूं, मगर शब्द कुछ यूँ थे कि ना मैं राहों में रहता हूँ न मैं मंजिल में रहता हूँ, सफ़र में मुश्किलें रहती हैं और मैं मुश्किल में रहता हूँ। 10 बजे 11 बजे 12 बजे सोकर उठने वाले वो तमाम चेहरे मैं यहाँ देख रहा हूँ जो आज 7 बजे उठकर तैयारी करके 8 बजे निकल के 9:30 बजे का एक सफ़र तय करके हमारे इस ओपन माइक कार्यक्रम में आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल ने भी एक सफ़र तय किया जो कि पिछले बीते 7 वर्षों का था। और भारतीय घरों में जो 7 अंक है वो बड़ा शुभ माना जाता है, बड़ा प्यारा माना जाता है।
बचपन के समय गर्मी के दिनों में दादी या नानी के घर में खुली छत पर लेटकर 7 तारों और 7 ऋषियों की कहानी किसने नहीं सुनी होगी। 7 जन्मों की कस्में भी इसी देश में खाई जाती हैं। विवाह परंपराओं में भी 7 फेरों की अहम भूमिका है। तो ऐसे ही पिछले 7 सालों से निरंतर प्रगतिमान कानपुर साहित्य महोत्सव आप सबके हिस्सेदारी से, आप सबकी सहभागिता से आज भी गुलजार है। साहित्य महोत्सव की जो इस बार की कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल की थीम है वो है इंडियन आर्ट एंड आर्टिस्ट। एक कोट भी है, अ पोएट पेंट्स विद वर्ड एंड आर्टिस्ट राइट्स विद ब्रश स्ट्रोक। मतलब एक कवि शब्दों से चित्र बनाता है तो वहीं एक कलाकार ब्रश की रेखाओं से लिखता है। इस प्रांगण में भी पेंसिल घिस रहे हैं वो कुछ बेहतरीन कलाकार, स्केच आर्टिस्ट बैठे हैं जो ब्रश की रेखाओं से कुछ लिख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आप सब युवा कवि शब्दों से यहाँ आज कैसा चित्र बनाते हैं। तो बिना किसी अन्य भूमिका के मैं पहली आवाज को आवाज दूं, उससे पहले एक निवेदन है कि बड़ी घबराहट, बड़ी मेहनत से एक बडिंग राइटर, एक युवा कलम मंच के सामने आता है। तो हमारा आपका कर्तव्य है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें, तो आपके फोन की घंटी कहीं खलल न पैदा करे। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस टाइम पीरियड के लिए कुछ मिनट के लिए अपना फोन जो है साइलेंस कर लें। और प्रतिभागियों से भी मेरा एक अनुरोध है कि आपकी प्रस्तुति का अंत तालियों की गड़गड़ाहट से हो, न कि मेरे द्वारा बजाई गई घंटी की कड़वाहट से। तो जो समय सीमा है उसका विशेष ध्यान रखें। और बिना किसी भूमिका के मैं शुरू करता हूँ। पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जिन्हें कभी लिखा था, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय गणतंत्र को अभिव्यक्त करने और कविता के मर्म को प्रेषित करने के लिए मैं पीपीएन कॉलेज से रामा शिव जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और ओपन माइक इस सेशन का आगाज करें। धन्यवाद सर। मैं रमा सिंह, शोधार्थी हिंदी विभाग, पीपीएन पीजी कॉलेज कानपुर। मेरी कविता है, श्रमिक के सीकर से अभिषिक्त है कविता, दीन दलित शोषकों की अभिव्यक्ति है कविता। सत्यमेव जयते का उद्घोष सदा करती है, सत्यमेव जयते का उद्घोष सदा करती है। कभी मधुर तो कभी तिक्त है कविता। वेदना की अनुभूति की सर्जना है कविता, सपूत वीर देशभक्तों की गर्जना है कविता। वसुधैव कुटुंबकम परोपकार त्याग सत्यम सुंदरम की अर्चना है कविता। मौन की अभिव्यक्ति है कविता, सर्जना की शक्ति है कविता। प्रेम किया तब ये जाना जीवन की मुक्ति है कविता। मीरा की भक्ति है कविता, राधा की शक्ति है कविता। विछोह हुआ तब ये जाना उर्मिला की उक्ति है कविता। सत्य की सुखद अनुभूति है कविता, क्षमा दया करुणा की मूर्ति है कविता। रोम रोम में राम रमे तो ये जाना शील विनय उदारता की पूर्ति है कविता। दूसरी कविता का मेरे शीर्षक है गणतंत्र भारत। सुख हो, समृद्धि हो, सफल हर प्राणी हो। सुख हो, समृद्धि हो, सफल हर प्राणी हो। स्नेह हो, सौहार्द हो, सुमधुर वाणी हो। सत्य हो, सम्मान हो, समर्पण का भाव हो। गणतंत्र भारत में न कोई भेदभाव हो। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष ही ध्येय हो। श्रम सीकर से अभिसिंचित स्वस्थ श्रेय हो। स्वच्छता हो, सादगी हो, सौम्य व्यवहार हो। भारतवर्ष में श्रेष्ठ सद्विचार हो। सत्यमेव जयते का सर्वत्रोद्घोष हो। आजाद भगत सिंह नेताजी बोस हो। कर्मशील जन जन हो, क्षमाशील आचरण हो। सत्यम शिवम सुंदरम का शुभ आवरण हो। अध्ययन मनन हो, अनुशीलन हो, चिंतन हो। राष्ट्र की प्रगति का अवलोकन चिरंतन हो। जवान हो, किसान हो, वैज्ञानिक हो, अनुसंधान हो। देश के उत्थान में सबका योगदान हो। गणतंत्र दिवस पर मेरी यह कामना है, भारत विजय करें, शौर्य सद्भावना है। ज्ञान के पुष्प पल्लवित हों, श्रद्धा विश्वास दृढ़ बना रहे। गणतंत्र भारत में जन जन का प्रेम परस्पर बना रहे।
अध्ययन हो, मनन हो, अनुशीलन हो, बहुत अच्छी पेशकश। इस शहर कानपुर को बहुत सारा स्नेह करने वाले पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी ने कभी कहा था, मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। इसलिए नई शहरियत, नए एहसास के लिए गजलों से महफिल को गुलजार करने के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा जमाल अहमद जी को कि वो आए और अपनी गजलों को पेश करें। थोड़ा सा ऊपर नहीं कर सकते ये, अगर ये भले ये ना दिखाई थे ऊपर के लोगों और दिखने लगे। अपने कांधे सर रखकर सो सकता है, कोई इतना तन्हा कैसे हो सकता है। उसके रहते सोचो किसने सोचा होगा, उसके रहते सोचो किसने सोचा होगा, उसकी गली में सन्नाटा भी हो सकता है। और शेर है कि मौसम बदला धूप खिली फिर तारे निकले, मौसम बदला धूप खिली फिर तारे निकले, रोने वाला आखिर कब तक रो सकता है। और लोग किनारे बैठे बस ये सोच रहे हैं, लोग किनारे बैठे बस ये सोच रहे हैं, बारे ताल्लुक कौन कहां तक ढो सकता है। एक छोटी सी नज्म है गिटार जिसका उन्वान है। आज रायगानी में लिपटा, रायगानी में लिपटा मेरे कमरे के एक कोने में पिछले 11 बरस से रखा है एक गिटार। अपनी सातों में थी वाबस्ता जिससे दिल की लहरों से उठती धुनें, नगमे ख्वाबों के रंगीन रूमान के, नूरो नामो नमूदो नुमाइश में डूबे दिनों की चमक, और शबे तार की स्याह आंखों से रोशन कई रत जगे। ठीक ऐसे ही बेख्याली में कुछ नए अंक है, ठीक ऐसे ही बेख्याली में कुछ नए अंक है, अनसुने से ताल्लुक दिल की धड़कन की डोरी से बंधने लगे, मुझसे जुड़ने लगे, मुझसे यानी उससे जो दुनिया के कोने में अपनी पुरुम्मीदों, सोख्ता ख्वाहिशों, रेजा रेजा बिखरती उम्मीदें लिए वक्त के एक साहिल में बैठा हुआ कितना बेजार है, यही गिटार है। थैंक यू। जैसा कि हमारे लिटरेचर फेस्टिवल की इस बार थीम है इंडियन आर्ट एंड आर्टिस्ट, आर्ट का जुड़ाव नेचर से होता है, इसलिए नेचर एंड इट्स एलिमेंट शीर्षक से हमारे पास जब एक प्रविष्टि आई तो हमने उसको चयनित किया। इस शीर्षक से अपनी रचना रखने वाली पर्यावरण और उसके तत्वों को प्रकाश डालने के लिए मैं चाहूँगा अभिज्ञा गौतम स्वराज इंडिया स्कूल से जो हमारे पीछे हैं वो आए। Thank you so much. The name of my poem is Nature and Its Elements. Earth, oh our Mother Earth, full of beauty and admiring worth, but thankless we who have no time to stand still and admire it sometime. The dancing maiden beauty of the woods carries chastity in her heart with endless goods. The bushy tail of the quirky fox and the serene sound of the lake storks. And oh, how I carry in my heart a joyful bit. From all the stress and work I quit, watching the blossoming flowers, seeing the bees preparing honey jars. I always yearn to go for a stroll, to sit amongst the bushes on the green knoll, between the tremendously beautiful nature, with the chirping birds, those heavenly creatures. For my little galloping pony is now ready to spur again, through the forest, by the river, through the nodding mountains, down from the mountains to reaching the tranquil river. My little pony's trembling hooves gives my heart natural shivers. The shepherd boy running all over the realm, with his sheep and cattle following him, deep into the night dark sky, gazing at the shining moon and stars getting dim. Oh, how I love to sit around the river with no motion about, creeping against the sleeping meadow, admiring the calm clouds.
The forest being so wide and deep, with hiding squirrels, bees and sleep. The nature is a creation of heavenly goodness, with its aspects rambling about, full of happiness. The earth, fire, water and wind, all are nature's offspring. They are the gods, the elements, cause they quench our thirst, bringing fulfillment. Earth, the land constructed of soil, inside the hottest fire plates boil. Then wide in the environment we go, where wind and water freely flow. Fire, a hot gas flowing, bright light flames showing. Sun is the brightest source of light, due to it we enjoy the far doting kinds. The ice and the gaseous daughter, it is now the time for the serene water, flowing in the calmest lakes and the loudest seas. It is the source of rain called out by trees. The nature is so stunning, oh my, the sun, the moon, the fire and the sky. Though we have no time to stand and stare, yet these elements are so humble and full of care. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया अभिज्ञ, आपकी रचना विस्परिंग विंटर ने सर्दी का एहसास कुछ कम कर दिया। जागरण कॉलेज ऑफ आर्ट से अमन अग्रवाल अगर आ चुके हैं, जागरण कॉलेज ऑफ आर्ट से अमन अग्रवाल। अच्छा दोस्तों, लिखने में विषय की विविधता के साथ ही साथ समय की समसामयिकता का भी होना बहुत जरूरी है, उसका भी एक अपना असर पड़ता है। आई तमाम एंट्रीज में एक एंट्री ऐसी थी जिसे हम सिलेक्ट करने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि जिसका विषय था महिला क्रिकेट। जसमन कौर आहूजा, स्वराज इंडिया स्कूल से स्वागत है आपका। Thank you so much. A very good morning to all the ladies and gentlemen. I'll be reciting 2 poems today. From a Proud Heart and Two Lost Souls. Two Lost Souls. A bond that was once unbreakable is now reduced to just exchanged glances. Memories still dwell and endure like echoes lingering along the mountains. A friendship that once stood loyal and unshakable until it did not. No fights, no chaos, just silence. Two souls that once walked together entwined are now lost in the chaos and busyness of life. A bond fading with no reasons, no goodbyes, only silence. Friends who once shared every win and every loss now stand scattered, lost in the crowd. Thank you. From a Proud Heart. Our Indian women team, so fine, their passion and skill left the country in awe divine. Playing the game with power and might, beating South Africa and shining so bright. Harmanpreet Kaur, leading the team with pride, inspired her players with courage as their guide. Shefali, Deepti and Jemimaya, the gems of the game, winning hearts across India, building their fame. That day, luck blossomed beautifully their way, a historic triumph that India holds proudly every day. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास भी कवि थे, उन्होंने भी लिखा, नारी तू नारायणी तेरी शक्ति अपार, तेरे कदमों में जगत है तेरा ही संसार। मगर आज महिलाओं के मायने कुछ दूसरे हैं। नारी का स्वरूप कैसा होता है ये बतलाने के लिए मैं VSSD कॉलेज से वृद्धि पांडे को आवाज़ देना चाहूँगा कि वो आए और पेशकश करें। कानपुर साहित्य महोत्सव में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों एवं साहित्य प्रेमी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वारिधि पांडे है और आज मैं अपनी कविता जिसका शीर्षक है नारी का स्वरूप के माध्यम से अपनी संवेदनाएं, अपने भाव और अपने प्रश्नों को आप तक पहुंचाना चाहूँगी। मैंने लिखने का प्रयास किया है कि किस प्रकार नारी का स्वरूप पहले के युगों में क्या था और आज कलयुग में क्या बन के रह गया है। नारी स्वरूप थी देवी का, नारी स्वरूप थी देवी का द्वापर त्रेता हर युग में। नारी स्वरूप थी देवी का द्वापर त्रेता हर युग में।
आज इसकी दुर्गति है क्या इस भयावह से कलयुग में। आज इसकी दुर्गति है क्या इस भयावह से कलयुग में। तब नर भी तो पुरुषोत्तम थे, तब नर भी तो पुरुषोत्तम थे, मर्यादा की थी गरिमा। तब नर भी तो पुरुषोत्तम थे, मर्यादा की थी गरिमा। यम भी उसके निकटतम थे, यदि किसी ने लांघी सीमा। यम भी उसके निकटतम थे, यदि किसी ने लांघी सीमा। वह पूजित थी, वह वंदित थी, वह पूजित थी, वह वंदित थी आशीष देने वाली। वह वीर थी, वह पराक्रमी थी दुर्गा, चंडी और काली। आज नारी बस नारी है, आज नारी बस नारी है, काम को मिटाने वाली। इस निकृष्ट जगत से हारी है, न बन पाने वह काली है। क्यों? मनुष्य नहीं असुर फिरते हैं, मनुष्य नहीं असुर फिरते हैं, निर्मल काया खाते हैं चुनकर। मनुष्य नहीं असुर फिरते हैं, निर्मल काया खाते हैं चुनकर। हृदय रोता है, अश्रु गिरते हैं इन दरिंदगी की बातें सुनकर। रावण तो फिर उत्तम था, रावण तो फिर उत्तम था, सीता को ना हाथ लगाया। यदि पाना उन्हें दुर्गम था तो राम से था युद्ध रचाया। रावण तो फिर उत्तम था, सीता को ना हाथ लगाया। यदि पाना उन्हें दुर्गम था तो राम से था युद्ध रचाया। उस रावण का पुतला तो तुम आज भी फूका करते हो, उस रावण का पुतला तो तुम आज भी फूका करते हो। अब दोषी को झुठला कर तुम बस बातें भूका करते हो। हम फिर सड़कों पर आते हैं, कुछ दिन मातम मनाते हैं। हम फिर सड़कों पर आते हैं, कुछ दिन मातम मनाते हैं। उस निर्दोष काया के खातिर मुक्ति के दिए जलाते हैं। क्या दोष था बेचारी का, क्यों उसका तन नीलाम हुआ। क्या दोष था बेचारी का, क्यों उसका तन नीलाम हुआ। क्या बेहोश व दुराचारी था जो दुष्कर्मी बेनाम हुआ। बड़े प्रसन्न है स्वाधीनता में, झंडा ऊंचा फहराते हैं। बड़े प्रसन्न है स्वाधीनता में, झंडा ऊंचा फहराते हैं। सांसें दफन है रक्षहीनता में, अधूरे स्वप्न कराते हैं। इस सब का भी क्या होता है, कहाँ यहाँ निर्णय होगा। इस सब का भी क्या होता है, कहाँ यहाँ निर्णय होगा। दोषी सदा दोषी होता है, ये वर्षों में निश्चय होगा। दोषी सदा दोषी होता है, ये वर्षों में निश्चय होगा। हे माधव तुम ही लाज बचाओ, हे माधव तुम ही लाज बचाओ, फिर कृष्णा का चीर हरण है। हे माधव तुम ही लाज बचाओ, फिर कृष्णा का चीर हरण है। हे कृष्ण न्याय दिलाओ, तुम्हें तो हर कर्म का स्मरण है। हे रक्षक अब युग को साधो, जग का हर प्राणी रोएगा। हे रक्षक अब युग को साधो, जग का हर प्राणी रोएगा। ऐसे ही भक्षक के हाथों पिता घर की रानी खोएगा। ऐसे ही भक्षक के हाथों पिता घर की रानी खोएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्णचंद विद्या निकेतन से रितिका पांडे हमारे बीच है। आपका बहुत बहुत स्वागत है रितिका। Good morning, everyone. The title of my poem is Unbroken. You touched her without consent, thinking her body was yours to rent. You tore her wings, but hear this now, you'll not break her, she'll rise somehow. Her silence is not your shield of shame. Her scars will scream, they'll speak your name. She carries the weight of battles untold, yet within her burns a heart so bold. People saw, they sensed, they suspected enough to look away. Because standing up is so inconvenient. Because speaking costs comfort. Because silence keeps hands clean. They asked her to stay quiet, to move on, to not make it bigger than it already was. As if damage knows how to stay small. Violence did not stand alone. It leaned, it rested, it waited in rooms that went quite in the wrong moment. You thought her fragile, an easy prey, but you have awakened storms you can't allay. For every tear she sheds in pain, a revolution rises in her vein. Her body is hers, sacred and divine, not a battlefield for your twisted design. She tried, she really tried to be normal, to be fine, but memory hits without warning, without mercy. Her breath stumbles,
Her chest locks. Her voice breaks before the wounds arrive. She stands there, shaking, silent, counting seconds until she can feel like herself again. And now, to the world that silences her voice, that blames her for another's choice. Shame is not hers, it's yours to bear, for turning blind when justice was rare. Yet she stands, unbroken, unbowed. Her spirit fierce, her soul unclouded. She'll build a world where women walk free, where respect is law and dignity a decree. So listen closely. Hear her demand, not your pity but an equal stand. Her power is vast, her rage will ignite. She's a phoenix reborn in the night. Thank you. बहुत ओजस्वी और विस्फोटक कंटेंट के साथ साथ प्रस्तुति का बहुत बढ़िया सा लिखा। बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई भी आपको। हम सबको बेताबी रहती है अपने बारे में कुछ कुछ बयां करने की कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। ऐसे ही अपने जीवन की विजय गाथा को गुनगुनाने के लिए जया द्विवेदी जागरण कॉलेज ऑफ आर्ट से हमारे बीच आई हुई हैं। तो मैं चाहूँगा जया आप आएँ और अपनी प्रस्तुति को पेश करें। बता दो एक मिनट। नमस्कार, मैं आप सभी के समक्ष अपने जीवन की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार है। मेरी कहानी की शुरुआत संघर्ष से हुई। मेरी कहानी की शुरुआत संघर्ष से हुई और इसका हर एक पन्ना अब मेरी हिम्मत से रोशन है। शीर्षक मेरे जीवन की विजय गाथा। अपनों ने छोड़ा, हालातों ने तोड़ा। अपनों ने छोड़ा, हालातों ने तोड़ा, पर मैंने न खोई निष्ठा। संघर्षों की अग्नि में तपकर मैंने चुनी अपनी दृष्टा। जन्म से ही भाग्य ने मेरी राह आंसुओं में वर्षा की। जन्म से ही भाग्य ने मेरी राहों में आंसुओं की वर्षा की, पर मेहनत मेरी साधना बन मेरे जीवन की दुविधा हर्षा की। धोखे मिले ताने मिले, धोखे मिले ताने मिले, पर मन ने न मानी पराजय। धैर्य ने दी शक्ति अपार, यही मेरी प्रथम विजय। जहाँ अपनों का साया चाहिए था वहाँ उनकी छाया भी दूर हुई। जहाँ अपनों का साया चाहिए था वहाँ उनकी छाया भी दूर हुई। अकेली मैं खड़ी रही, अकेली मैं डटी रही, कि अकेली मैं खड़ी रही, अकेली मैं डटी रही। आत्मबल की ज्वाला भरपूर हुई। पैसे की कमी ने सपनों की लौ को मान दिया। पैसे की कमी ने सपनों की लौ को मान दिया, पर संकल्प मेरा दीपक बन अंधेरों में भी प्रज्वलित हुआ। एक पुस्तक तक खरीद ना सकी या मेरे जीवन की कठोर कथा, कि एक पुस्तक तक खरीद ना सकी या मेरे जीवन की कठोर कथा, पर ज्ञान की प्यास न बुझी या मेरी सबसे बड़ी व्यथा। शौकों के पुष्प तो मुरझा गए, कि शौकों के पुष्प तो मुरझा गए, पर प्रयत्नों की वसंत बयार कभी रुकी नहीं, कि प्रयत्नों की वसंत बयार कभी रुकी नहीं। हर सांस में एक ही मंत्र रहा, कि हर सांस में एक ही मंत्र रहा। हार मेरी नियति नहीं, विजय मेरी गति सही, कि हार मेरी नियति नहीं, विजय ही मेरी गति सही। आज भी मैं चल रही हूँ, कि आज भी मैं चल रही हूँ। श्रद्धा मेरी साथी श्रद्धा मेरी साथी, साहस मेरी रथ सवारी। सपनों का सूर्योदय पुकार रहा है, कि सपनों का सूर्योदय मुझे पुकार रहा है। मेरी होगी एक दिन इस जग में साक्षात अवतारी। आने वाले कल में जब मैं अपनी परिश्रम विजय से जग को चकित करूंगी, आने वाले कल में जब मैं अपने परिश्रम से इस जग को चकित करूंगी, तब समाज समक्ष कहूंगी, तब समाज समक्ष कहूंगी, जिसे तुमने तानों से तोला वही आज कर्म रतन धारण किए खड़ी हूँ। जिसे तुमने तानों से तोला वही आज कर्म रतन धारण किए खड़ी हूँ। मैं टूटी नहीं, मैं तो बस संस्कार, संकल्प और संघर्षों से टली हूँ। मैं तो टूटी नहीं, मैं तो बस संस्कार, संकल्प और संघर्षों से ढली हूँ।
मैं अपने तेजस्वी भविष्य के स्वर्ण मुकुट के लिए गढ़ी हूँ। मैं अपने तेजस्वी भविष्य के स्वर्ण मुकुट के लिए गढ़ी हूँ। अंतिम दो पंक्तियों में मैं कविता की शुरुआती पंक्तियों से कुछ कहना चाहती हूँ। अपनों ने छोड़ा, हालातों ने तोड़ा, पर मैं झुकी नहीं। अपनों ने छोड़ा, हालातों ने तोड़ा, पर मैं झुकी नहीं, क्योंकि किस्मत की रेखाओं से ज्यादा मजबूत मेरी चाहते थी। धन्यवाद। शुक्रिया। अब हम अपनी अगली आवाज को जब हम बुलाएं तो उससे पहले हम सभी अपना आत्मावलोकन करने की एक प्रक्रिया से कभी न कभी जीवन में गुजरते जरूर हैं। कभी हम विद्यार्थी रहे होंगे तब, या जीवन के अलग अलग पड़ाव में सेल्फ इंट्रोडक्शन को लेकर के, यानी आत्मनिरीक्षण और चिंतन की यात्रा पर चलने के लिए मैं सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर से अनहद कौर को बुलाना चाहूँगा। Good morning, everyone. The title of my poem is Empty Thoughts and White Floors. There is an unsaid pressure to always speak with meaning, with words that carry depth and importance. But the mind isn't all that serious. Sometimes it wanders. So this poem is just another instance of a mind too imaginative for its own good. The floor is a sea of white with crumpled pages all around. Even the clock disapproves, I hear the judgment in its sound. I sit with a tedious task hovering over me like a cloud. What to write? With thoughts that run amok and a mind which seems too loud. My eyes betray me as my gaze falls over the open door. A pesky creature comes around, her chirps I just can't ignore. She's a noisy little thing, with perhaps too much to say. Oh, how I wish to join her talks, but I have this to write today. Any ideas that come around are struck down at the speed of light. I look at the door once again, but my dear friend is out of sight. The floor gets whiter still as I crumple yet another page to throw away. I have nothing to write, with empty thoughts and a mind led astray. My pesky little friend, she comes around for another visit by the door. With her wings, she flew high and low, but there is still so much to explore. She has seen the flowers dance as the winds made them sway. Oh, how I wish to join her outside, but I have this to write today. My mind starts to wonder, what should I write about? Of course, about my dear little friend and me, no doubt. So the floor has been cleaned, and the ticking clock no longer speaks, as I sit and write with brimming thoughts and a mind finally at peace. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच रिधिमा गुप्ता आ चुकी हैं क्या? एक सयानी सी लड़की है रिधिमा। इनकी रचना का भी नाम है एक सयानी सी लड़की। बहुत बहुत स्वागत है रिधिमा। नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपके सामने कोई कहानी या कोई कविता सुनाने नहीं आई हूँ, बल्कि कुछ अनसुनी आवाज़ों का एहसास बताने आई हूँ। ये कविता एक लड़की की है जो कभी बहुत प्यारी थी, सपने देखती थी और फिर धीरे धीरे समझ गई कि सच बोलना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। ये कविता किसी लड़की की नहीं बल्कि उन सबकी है जो बोलना चाहती है पर चुप रह जाती हैं। अगर आप सिर्फ इसे सुनेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे तो शायद इस कविता का मतलब पूरा हो जाएगा। आज मैं आपको अपनी रचना सुनाने जा रही हूँ। एक लड़की सयानी सी। एक लड़की थी वो प्यारी सी, सबसे घुल मिल जाती थी। एक लड़की थी वो प्यारी सी, सबसे घुल मिल जाती थी। हंसती खेलती रहती थी, फूल सी खिलखिलाती थी। नदी से बिल्कुल शीतल थी, आसमान को छूना चाहती थी, पढ़ लिखकर जल्दी से वो सपनों की उड़ान भरना चाहती थी।
14 साल की उम्र में ही दुनिया को समझना चाहती थी। 14 साल की उम्र में ही दुनिया को समझना चाहती थी। 10वीं की वो छात्रा थी, परीक्षा में सफलता चाहती थी। शिक्षा की अपनी चाहत में शिक्षक का मार्गदर्शन लिया, लेकिन ज्ञान के छोटे बनकर ने उस ज्ञानी ने दुष्कर्म किया। जिस पर था पूरा विश्वास, वो निकला साया एक पापी का। महसूस हुआ सब कुछ गलत, लेकिन खामोशी ही उसका साथी था। महसूस हुआ सब कुछ गलत, लेकिन खामोशी ही उसका साथी था। एक लड़की थी वो सहमी सी, बात सुबह पर लाना पाती थी। एक लड़की थी वो सहमी सी, बात सुबह पर लाना पाती थी। डर के बोझ के नीचे दबकर आंसू में ही मिट जाती थी। सवाल हजार थे मन में, सवाल हजार थे मन में, लेकिन जुबां पर ताला था। हर रोज का डर, हर पल का बोझ उस मासूमी को चुरा रहा था। दुनिया को बताए कैसे, किससे मदद मांगती वो। दुनिया को बताए कैसे, किससे मदद मांगती वो। डर था कोई ये ना कह दे कि सजा वो ही भोगती क्यों। क्या कहती वो अपनों से, यही सोचती रहती थी। क्या कहती वो अपनों से, यही सोचती रहती थी। डर था कोई ये ना कह दे कि सब उसकी ही गलती थी। डर था कोई ये ना कह दे कि सब उसकी ही गलती थी। फिर हिम्मत जोड़ के, शब्द समेट के, साहस से उसने निश्चय किया। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद अपनों को सब कुछ बोल दिया। पर क्या किया सबने, एक पल की बस हमदर्दी दी। क्या किया सबने, एक पल की बस हमदर्दी दी। बनावटी सी बातों से दिल को हल्का सा थाम दिया। उम्मीद थी उसको सबसे, पर सबने उसको शांत किया। उम्मीद थी सबसे उसको, पर सबने उसको शांत किया। समाज के डर के आगे किसी ने ना उस राक्षस का नाश किया। आज भी मन में उसके न्याय की प्यासी आस है। आज भी मन में उसके न्याय की एक प्यासी आस है, क्योंकि वो पापी आज भी आजाद है। पर अपना उसका लोगों पे विश्वास रहा। अपना उसका लोगों पे विश्वास रहा, क्योंकि ये इस कलयुग की बात है। दुशासन तो बहुत है, पर भीम की ना आस है। एक लड़की है सयानी सी, सबसे दूर जा रही है। एक लड़की है सयानी सी, सबसे दूर जा रही है। एक लड़की है सयानी सी, जो खुद से ही लड़के जा रही है। एक लड़की है सयानी सी, जिसे अपने पे ना विश्वास रहा। एक लड़की है सयानी सी, जो आपको ये कविता सुना रही है। धन्यवाद। सचमुच ये एक अनसुनी आवाज़ों का एहसास था, सच बोलने की हिम्मत थी। अब मानवता की बात पर आते हैं। मानवता को लेकर के तमाम मर्म लेखकों ने समय समय पर लिखे, कवियों ने समय समय पर गाए। और कल ही के हमारे सेशन में नरेश सक्सेना जी, जो देश के प्रख्यात कवि हैं, उन्होंने ऐसा कहा भी कि कविता कभी भी झूठी नहीं होती है, कविता झूठी हो ही नहीं सकती है, कविता हमेशा सच्ची होती है। वो 4 साल का बच्चा गुनगुनाए या 45 साल का आदमी, वो मन मस्तिष्क से एक व्याख्या होती है, उसकी प्रस्तुति होती है। इसलिए कविता कभी भी झूठी नहीं हो सकती है, वो कमज़ोर हो सकती है, मजबूत हो सकती है। तो मानवता की बात रखने के लिए मैं पीपीएन कॉलेज से संतोष यादव हमारे बीच है, मैं चाहूँगा आप आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। धन्यवाद सर। कानपुर साहित्य उत्सव में उपस्थित आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं नौजवान साथियों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो मेरा नाम चयन के लिए भावना मिश्रा मैम और प्रखर सर का विशेष आभार। और मेरी पहली कविता का जो शीर्षक है वो है मानवता। काश तस्वीरों की तरह डाउनलोड होती रोटियां, तो कोई इंसान नहीं मरता भूख से। अगर डाउनलोड होती दवाइयाँ, तो कोई नहीं मरता बिना इलाज के। लेकिन डाउनलोड होती हैं खून से सनी हुई लाशों की तस्वीरें। डाउनलोड होते हैं किसी महिला के निर्वस्त्र होते वीडियो। डाउनलोड होती हैं किसी मासूम के साथ की गई दरिंदगी की दर्दनाक चीखें, लेकिन कभी डाउनलोड नहीं होती।
दूसरी कविता का शीर्षक है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते का ढोंग बंद करो। अगर तुम यह वादा करो नहीं करोगे किसी मासूम के साथ दरिंदगी, नहीं छीनोगे किसी बेटी से पढ़ने का अधिकार, नहीं छीनोगे किसी से मातृत्व का अधिकार, तो तुम मुझको पूज सकते हो, अन्यथा तुम मुझे पूजो मत। तुम्हारी पूजा में आती है कृत सत्ता की बू, जो पूजने के बहाने कायम रखना चाहती है अपनी सत्ता। तीसरी कविता है होलिका। होलिका दहन के नाम पर जलाई जाती है एक स्त्री। केवल स्त्री ही नहीं जलाई जाती है, जलाई जाती है उसकी संवेदनाएं, जलाए जाते हैं उसके सपने। हम शिक्षित होकर आधुनिक हो गए, लेकिन स्त्रियों को जलाना नहीं भूले। होलिका दहन के नाम पे जो जलाई जाती है, कहते हैं वो दुश्मन की बेटी है। क्या दुश्मन की बेटी को जला देना चाहिए? मैं अंतिम 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। कभी कभी अपने जज्बात लिखता हूँ, बीते हुए लम्हों के एहसास लिखता हूँ। मैं तुझे कभी समझ नहीं पाया ऐ जिंदगी, मैं तुझे कभी समझ नहीं पाया ऐ जिंदगी, अपनी और तेरी मुलाकात लिखता हूँ। धन्यवाद। काश कविताओं की तरह डाउनलोड होती रोटियां। और रोटियों की बात है, मैं ये चाहता हूँ कि अपनी रचनाओं की छोटी छोटी टैबलेट पेश करने के लिए VSSD कॉलेज से आई शोधार्थी रूपा त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है रूपा। ये पीछे की तरफ जो अगर कुछ फोन ऑन है तो उनकी माइक साइलेंट, कैमरे में आ रही, तो अगर साइलेंट कर लेंगे तो बहुत एहसान करेंगे। शुक्रिया। धन्यवाद सर। सुप्रभात सभी को। और सबसे पहले तो मैं इसकी कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल की टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी कविताओं को यहाँ के लिए चुना और उन्हें एक मंच मिला। अभी कुछ समय पहले अपने देश में और विश्व पटल पे भी युद्ध की स्थितियाँ बनी हुई थी, तो मेरी पहली कविता उन्हीं माहौल से प्रेरित होकर मैंने लिखी थी। कविता का शीर्षक है युद्ध के बाद। किसी को युद्ध जीतने की बधाई मिली, किसी को युद्ध जीतने की बधाई मिली, तो किसी ने युद्ध होने का प्रमाण मांगा। किसी ने दिखाई गर्मजोशी से दुश्मन की हार की खबरें, तो किसी ने युद्ध पर अपने प्रश्नों का जवाब मांगा। पर जिनके घर के बेटे शहीद हुए उस युद्ध में, उन्होंने उनके जिस्म के टुकड़े और उनका सामान मांगा। पूरे सम्मान के साथ आया जब सैनिक का शव, तो अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़ का एक अलग ही नजारा था। खुद हाथ संभाले थे उसकी बूढ़ी माँ को, कुछ ने जवान पत्नी को भी दिया सहारा था। और दुख को भी दुख हुआ उस दिन उन घरों में, जब मेहंदी वाले हाथों ने खुद मंगलसूत्र उतारा था। महीनों तक नहीं सोए उन घरों में लोग सही से, खाना भी कहाँ भरपेट किसी ने खाया। जल्द ही भूल गए लोग युद्ध को, याद बस उन्हें रहा जिन्होंने कुछ गंवाया। ये माना कि युद्ध अंतिम विकल्प होता है, पर अमन और शांति को हर विकल्प में होना चाहिए। और जो लेते हैं बैठकर कुर्सियों पर युद्ध का निर्णय, उनके घर का भी कोई युद्ध में सैनिक होना चाहिए। मेरी दूसरी कविता थोड़ी नारी विमर्श से प्रेरित है। सुनकर इसका शीर्षक शायद आपको लगे कि किसी कानूनी केस वगैरह से संबंधित है। इसका शीर्षक है गाय बनाम स्त्री। गांवों में आज भी घर घर के बाहर गाय का बंधा होना एक आम बात है।
और उन्हीं घरों के अंदर कुछ घरेलू स्त्रियों का होना भी स्वाभाविक है। दोनों अति आवश्यक हैं और शास्त्रानुसार पूजनीय भी, पर दोनों से अपेक्षा सदा विपरीत रखी जाती है। गाय से सदा बछिया को जन्म देने की बात कही जाती है, स्त्री को हमेशा पुत्रवती भवा का आशीर्वाद मिलता है। गाय बनाम स्त्री, इस मुद्दे को न्यायालय के दरवाजे तक जाना चाहिए। आखिर इन व्यर्थ की अपेक्षाओं से किसी को तो मुक्ति मिलनी चाहिए, किसी को तो मुक्ति मिलनी चाहिए। और मेरी अगली कविता का शीर्षक है, अभी ये भी हाल ही में जो खबरों में बहुत सारी चीजें रही, उन्हीं से प्रेरित मेरी कविता है। तरह तरह के जीवन साथी लोग अखबारों में आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, रूप ही बदलते जा रहे हैं, तो ये कविता उसी से प्रेरित है। जीवन साथी इसका शीर्षक है और इसका लहजा कुछ गीत से प्रेरित है। जीवन में माँ के बाद अगर कोई तन मन धन से जुड़ पाता है, वो शख्स जहां में बस एक है, जीवन साथी कहलाता है। पाने के उसे कई तरीके हैं, सब अलग अलग अपनाते हैं। पाने के उसे कई तरीके हैं, सब अलग अलग अपनाते हैं। कुछ सोच समझ कर लाते हैं, कुछ किस्मत से टकराते हैं। उसके आने के बाद एकाकी जीवन खंड काव्य, श्रृंगार काव्य बन जाता है। वो शख्स जहां में बस एक है, जीवन साथी कहलाता है। फिर समय का पहिया चलता है, दिन गुजरते जाते हैं। फिर समय का पहिया चलता है, दिन गुजरते जाते हैं। कभी खुशियां, कभी गुस्सा, कभी आंसू भी तो आते हैं। स्थिति चाहे जैसी हो, सच्चा साथी हर हाल में साथ निभाता है। वो शख्स जहां में बस एक है, जीवन साथी कहलाता है। पर जीवन जीना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। यह बात समझ तब आती है जब जीवन साथी हो बेमेल कहीं। फिर बुद्धिमान हो अलग अलग, जीवन अपना बितलाते हैं। तुम भी खुश, हम भी खुश, या मूल मंत्र अपनाते हैं। रिश्ता भले ही टूटे पर जीवन तो बच जाता है। वो शख्स जहां में बस एक है, जीवन साथी कहलाता है। पर आजकल जीवन साथी का एक नया रूप भी आया है। अखबारों ने नित्य हमें परिचित उससे करवाया है। कहीं प्रेमिका की खातिर, तो कहीं प्रेमी संग मिल करके, जीवन साथी ने अपने ही जीवन साथी को मरवाया है। खुशकिस्मत हैं वो लोग धरा पर, जिन्हें अच्छा जीवन साथी मिल जाता है। वो शख्स जहां में बस एक है, जीवन साथी कहलाता है। जीवन में माँ के बाद अगर कोई तन मन धन से जुड़ पाता है, वो शख्स जहां में बस एक है, जीवन साथी कहलाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सभी प्रतिभागियों का। इस ओपन माइक कार्यक्रम के माध्यम से लिटरेचर फेस्टिवल की एक कोशिश रहती है कि कानपुर की उन युवा आवाज़ों को स्थान मिले जो कि कुछ लिख रहे हैं, कुछ पनप रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं। और इस कार्यक्रम की सफलता यही है कि सभी प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति अपने सलीके से तो दी, मगर समय सीमा का विशेष ध्यान रखा। हमको घंटी का कतई प्रयोग ही नहीं करना पड़ा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप सब लोग अपने लिए ज़रूर ताली बजाएं। और जैसा कि इस कार्यक्रम में, ओपन माइक के इस कार्यक्रम में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या किसी भी खांचे में बांट के प्रतिभागियों को नहीं देखते हैं, तो सभी के सम्मान के लिए हम जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है उसको शुरू करें, आपको सम्मानित करें। तो उस सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले, हमारे बीच एक वरिष्ठ अतिथि मौजूद है, आर्किटेक्ट डॉक्टर संजय गर्ग साहब, और उनकी पत्नी डॉक्टर नूरुल सबा गर्ग जी भी मौजूद हैं। मैं आप दोनों से चाहूँगा कि ये हमारा मंच है उसको थोड़ा और सुशोभित करें, पल्लवित करें, और हमारे सभी प्रतिभागियों का सम्मान डॉक्टर संजय गर्ग और डॉक्टर नूरुल सबा गर्ग के हाथों होगा। और प्रतिभागियों में मैं चाहूँगा रमा शिव, जमाल अहमद, अविघ्न गौतम,
अमन अग्रवाल, जसमन कौर, इस सीक्वेंस में आप लोग आते चले। बेटा हमारे हुआ है फोन करे जसवंत कौर आहूजा, पूर्णचंद विद्या निकेतन से रितिका पांडे, जया द्विवेदी जागरण कॉलेज ऑफ आर्ट कॉमर्स एंड साइंस से, सर्वनपत सिंघानिया से अनहद कौर है हमारे, रिधिमा गुप्ता जो इसके बाद आ जाए, संतोष कुमार यादव जल्दी आ जाए। रूपा त्रिपाठी आप सभी युवाओं को यहाँ देख के मेरे लिए फुल सर्कल मोमेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ 4 साल पहले मैंने भी कानपुर के लिटरेचर फेस्टिवल के ओपन माइक में भाग लिया था और तब से शुरू हुई सफर आज यहाँ तक चला आ रहा है। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को और प्रखर धन्यवाद इस सेशन के लिए।